Hello everyone, you are with me Annu Prakash. Well, in this session, I am going to deal with money and banking. So, first, let me define the fundamental definition of money. So, money it is defined so far as in textbook we have studied that it is defined as a medium of exchange. So, money is called medium of exchange. Okay, like if you want to purchase some goods or some you want to take some services, then perhaps we have to pay money for that. In our context, so our currency is in rupee. Okay, in olden days what happened that somebody wants to take 5 kg of wheat, then perhaps he has to take some adequate amount of some other commodities. Okay, so it was called barter system. And in nowadays what happened that it has been taken care by money. So money has defined in as a medium of exchange. Okay, so now comes coming to banking. So what is banking? There is a very established definition of banking under section 5 clause B of Banking Regulation Act 1949. Okay, so what it says? It says that banking means the accepting of for the purpose of lending or investment of deposit of money from public, repayable to demand or otherwise and withdrawable by check, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज. तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें बैंकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप डिपॉजिट करते हैं मनी को फॉर द पर्पस ऑफ लोन और इन्वेस्टमेंट. सो और कोई एक्टिविटी बैंकिंग हो ही नहीं सकती है. बैंकिंग का डेफिनेशन क्या हो गया कि एक्टिविटी और इंस्टीट्यूशन एक ऐसा, तो वो इंस्टीट्यूशन बैंक कहलाया. तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो विच टेक्स डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन. तो बैंक के कॉन्टेक्स्ट में आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई? तो जो डिपॉजिट हम लोग करते हैं, जैसे कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि बैंक का ये लोन जो है एनपीए हो गया, तो इट इज़ कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट. सो एसेट मीन्स, तो ये इसकी बैंक की एसेट क्या हो गई? तो एनपीए जो लोन उसने, तो जो लोन होता है वो बैंक के लिए उसका एसेट होता है और जो डिपॉजिट होता है वो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है. तो बैंकिंग का डेफिनेशन क्या हो गया? तो एज पर सेक्शन 5 क्लॉज बी, बैंकिंग इज एन एक्टिविटी विच takes, or bank is an institution which takes deposit from the public for the purpose of lending or investment. Okay, and withdrawable by check, draft और otherwise. तो otherwise के definition के अंतर्गत आपका ATM कार्ड आ गया, जैसे ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन. तो आप चेक के जरिए जो है पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, ड्राफ्ट के जरिए जो है, और अदरवाइज. ओके, अब बैंक होते कितने तरह के हैं? तो सबसे पहले तो एक सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक क्या हो गया? तो जो रेगुलेटर है, जो आपके जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए और बैंक हो गए. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो गया हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. एंड आरबीआई डिराइव्स इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी एंड फंक्शंस फ्रॉम आरबीआई एक्ट 1934. एक आरबीआई एक्ट 1934 था जो प्री इंडिपेंडेंस जो है इट वॉज फ्रेम. तो प्री इंडिपेंडेंस ये इसको फेडरल बैंक भी कहते थे. और उस समय इंडिया आपका, म्यांमार और ये बांग्लादेश, ये जितने भी, बांग्लादेश तो था ही नहीं उस समय, तो इन सब का जो था ये फेडरल बैंक जो है ये आपका आरबीआई ये था. एंड इट वाज जॉन हिल्टन यंग कमीशन. जॉन हिल्टन यंग कमीशन जो था उसी के रिकमेंडेशन पे ये आरबीआई की स्थापना हुई थी, जो फाउंडेशन इसका हुआ था 1 अप्रैल 1935 एंड आरबीआई एक्ट 1934. ओके, तो अब बैंक कितने तरह के हो गए? तो एक हो गया आपका जी सेंट्रल बैंक, और सेकंड हो गया फिर कमर्शियल बैंक. तो व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक? तो कमर्शियल बैंक अगेन इन शेड्यूल सेकंड, जो शेड्यूल सेकंड है आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत, उसमें जितने बैंक्स हैं वो सारे कमर्शियल, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए. तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो शेड्यूल जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोग पढ़ते हैं कि शेड्यूल वहाँ पे क्या हो गया, तो जो आपकी वो जो अनुसूची जो होती है में, ठीक वैसे ही आरबीआई एक्ट 1934 जो एक्ट है उसकी जो दूसरी अनुसूची है, जो शेड्यूल पार्ट, जो शेड्यूल 2 है, उसके अंतर्गत जो जो बैंक्स आ गए वो कहलाए शेड्यूल कमर्शियल बैंक. ओके, फिर होता है रिटेल बैंक. तो रिटेल बैंक ये तो नेम से ही जैसा कि ये एक्सप्लेनेटरी है
कि आए दिन जो भी आप जो बैंक में जो फंक्शनिंग होती है, रिटेल बैंक और पर्सनल बैंकिंग। फिर जो आपका थर्ड हो गया वो शैडो बैंक है। तो शैडो बैंक वैसे होते हैं विच आर नॉट बाउंड टू एनी रेगुलेशन, इट मे कॉल्ड। तो जैसे कि वो क्रेडिट एक्टिविटी में और अदर जो है वो एनबीएफसी जो इसके अंतर्गत आते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स तो ऐसे बैंक हो गए जो आपको इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या फिर इस तरह से ये एक्टिविटीज़ में जो आपके इन्वॉल्व होते हैं। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। तो कोऑपरेटिव्स मूल रूप से ये लोकल और ये आपके कम्युनिटी बेस्ड बैंक होते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक्स जो हो गए, और फिर हो गया आपका ये सेविंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट एंड लोस्ट। तो ये इतने टाइप के बैंक्स हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस को एक पहचानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ है इसलिए क्योंकि आप जब किसी एक पर्टिकुलर से कंपनी का आपने एक शेयर ले लिया, स्टॉक ले लिया, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए साहब कि वो करता क्या है। वो रिटेल बैंक है, वो पर्सनल बैंकिंग है, किस तरह के बैंकिंग में उसकी एक्टिविटी जो है ज़्यादा है, उसके मेजर जो हैं वो कस्टमर जो हैं किस पर्टिकुलर सेगमेंट के हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो बैंक्स जो एक्टिविटी हो गई, मनी हम लोगों ने ये समझ ही लिया। तो मनी एंड बैंकिंग, तो मनी एंड बैंकिंग ये जो दोनों जो है वो साइमल्टेनियस चलता है। अब आ जाइए रेगुलेटर के बारे में। तो रेगुलेटर जो होता है, जैसे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बैंक्स के रेगुलेटर कौन हो गया, तो आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक? तो सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? तो इट टॉक्स अबाउट द प्राइस स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो उसका एक ही काम है कि जो इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, जो कॉमन पैरेलेंस में जिसको हम लोग बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन कैसे होगा? तो जैसे कि इन्फ्लेशन देखिए दो तरह का होता है। एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की जब भी बात आए तो हम लोग फिर वही एग्रीगेट डिमांड वाला जो हमारा जो इक्वेशन है C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, इसको ध्यान में रखिए। तो अगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो मतलब कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, इसमें से कोई एक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ये इतना अच्छा सर्कुलर फ्लो है कि जैसे कि मैंने कहा कि आउटपुट भी बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। कौन सा इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ने लगे तो मीन्स आपका इनकम बहुत ज़्यादा अगर है, इनकम बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। और पर यूनिट इनकम बढ़ने से आपका कंजम्पशन कितना यूनिट बढ़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स इफ़ योर से 200 रुपया जो है मेरा जो है कंजम्पशन है, ओके, और मेरी सैलरी जो है 1000 रुपये। हालांकि आज के कॉन्टेक्स्ट में इतना कम सैलरी कोई नहीं देता है, फिर भी अगर से फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि 1000 रुपये और 200 आपका कंजम्पशन है, तो अब 1000 से अब मान लीजिए कि आपका 1200 जो है आपकी तनख्वाह बढ़ गई, तो मीन्स आपका 20% इंक्रीज कर गया। तो 20% आपकी सैलरी इंक्रीज कर गई और आपका कंजम्पशन था 200 रुपया, तो वो कितना यूनिट बढ़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप कितने प्रोपेंस हैं कि इनकम जो बढ़ रहा है तो मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा है, ओके। अब इस केस में एक बिहेवियर एस्पेक्ट भी आ जाता है। जैसे कि अगर आप जापान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जापानीज़ बाय नेचर काफ़ी सेविंग, हम इंडियंस भी इसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हाउस होल्ड सेविंग हमारी बहुत अच्छी जो है अभी तक, ये 2 या 3 जनरेशन तक अभी तक जो हमारे यहाँ सेविंग रेट बहुत अच्छा था। सेविंग रेट तकरीबन जो आप लगा लीजिए कि 37-38% तक जो हम लोग GDP का जो हम लोग एक हाउस होल्ड सेविंग हमारी बहुत अच्छी 38% के अराउंड, 36, 37, 38 इससे ये बीच में ऑसिलेट करते रहता है। तो ये हमारी सेविंग रेट है। तो जापानीज़ बाई नेचर जो है बहुत ज़्यादा जो है सेविंग है। अमेरिकन्स के बारे में एक बहुत फेमस जोक है कि इफ़ एन अमेरिकन अर्न्स $100 ही विल स्पेंड $120। मतलब कि वो $100 अगर उसका अर्निंग है तो 120 वो कंज्यूम करेगा या खर्च करेगा। तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ जाए
तो मनी सप्लाई, जैसे कि अब मनी सप्लाई और वो ट्रांसमिशन चैनल में हम लोग इसके एक एक पहलू पे काफ़ी ध्यान से देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट मतलब कि आपके विथ सर्कुलर फ्लो में, तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जो है वो काम होता है आरबीआई का। और आरबीआई कंट्रोल कैसे करती है, तो इसके लिए उसके पास इंटरेस्ट रेट को ऊपर या नीचे कर दिया, जैसे कि बढ़ा दिया या इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट रेट में जैसे बहुत सारे रेट्स आ जाते हैं, कलेक्टिवली पॉलिसी रेट्स, रिजर्व्स रेशियोज। तो पॉलिसी रेट्स में आपका आ गया जैसे कि LF होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंतर्गत आपके रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ गए। तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट हो गया, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ए रीपर्चेज अग्रीमेंट, ओके। तो रेपो रेट किसको कहते हैं हम लोग, तो रेपो रेट का मतलब हो गया जैसे कि अभी 4% के अराउंड रेपो रेट। तो रेपो रेट का मतलब हो गया कि आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट जो है वो, तो उसको रेपो रेट कहेंगे। और आरबीआई जब बोरो करेगी तो वो रिवर्स रेपो से। तो एक क्वेश्चन तो यही राइज हो गया कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, विच रेट इज़ हायर, ऑलवेज रेपो रेट हायर होगा रिवर्स रेपो से। रेपो रेट का मतलब हो गया कि आरबीआई जो पैसा लेंड करती है कमर्शियल बैंक्स को सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में, तो उसको कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट, क्योंकि आई एम द रेगुलेटर, बिकॉज आई एम एन आरबीआई, तो रेगुलेटर जब भी लेंड करेगा तो हायर रेट पे करेगा। अब जब उसको पैसे की ज़रूरत होगी, जब उसको बोरो करने की ज़रूरत होगी, तो रिवर्स रेपो पे करेगा, तब वो जो है लोअर रेट होगा। इससे क्वाइट कॉमन सेंस। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LF के अंतर्गत जो है आपका ये रेपो और रिवर्स रेपो रेट आते हैं। फिर वैसे ही बैंक रेट हो गया, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई, उसको भी बैंक रेट कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रिजर्व्स रेशियो हो गए, इसमें कैश रिजर्व्स रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे जब मॉनेटरी पॉलिसी हम एक सेपरेट जब उसमें एक वीडियो उसमें बनाएंगे। अभी क्योंकि आरबीआई का फंक्शन आ गया था इसमें कॉन्टेक्स्ट में। तो इससे क्या होता है कि आरबीआई चेंजेस करके इंटरेस्ट रेट में ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है, उस तरह से आप चीज़ों को देखेंगे तो काफ़ी मतलब एक सहज भाव से हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें जटिलताएं नहीं हैं, लेकिन एक क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में, जो इसको कहते हैं ना कि क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट है, ये पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग। तो अब एक पर्टिकुलर बैंक है, उसका कॉरपोरेट, अब से जैसे कि कॉरपोरेट सेक्टर है, तो कॉरपोरेट सेक्टर में जैसे कि उसका कॉरपोरेट लोन ही करना है उस इंस्टीट्यूशन को। एक पर्टिकुलर से एक एग्जांपल के तौर पे कोई बैंक ए है, तो बैंक ए को कॉरपोरेट लोन करना, और कॉरपोरेट लोन में भी उसके मैक्सिमम लोन जो है वो कम्युनिकेशन या फिर टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को उसमें लोन किया। और एक पर्टिकुलर क्वार्टर में या फिर एक से फिनेंशियल ईयर में जो भी कम्युनिकेशन आपकी इंडस्ट्री है वो अच्छी नहीं गई, तो अच्छी नहीं गई तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट तो इस बैंक के परफॉर्मेंस में पड़ेगा। तो उसके स्टॉक और शेयर को अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छी जो है आपकी एक समझ होगी, क्योंकि वो इंडस्ट्री ही नहीं चल रही है, ओके। तो इस तरह से ये इंस्टीट्यूशंस की समझ जो है काफ़ी अच्छी है। और आप रेफ़र कैसे करते हैं, तो इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे, आप जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था, आप इकोनॉमिक सर्वे को आप देख सकते हैं और आरबीआई के वेबसाइट पे। तो ये एक रेगुलर विजिट का एक अगर आप हैबिट बना लेते हैं एवरी डे और बाई अल्टरनेट डे, तो आप चीज़ जो है उसमें अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आरबीआई के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, CRR, रिजर्व रेशियो, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो उस पर ये सारे चीज़ें काफ़ी, और जो भी उसमें वॉलेटिलिटी होती है, चेंज होती है, वो आरबीआई के वेबसाइट पे अपडेट होते रहता है। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के बारे में हम लोग समझ गए। और मनी का फ्लो कैसे है, तो मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई दैट एंटायर मनी ऑफ द इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट है, इसमें एक इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगा सिस्टम में, तो इंटरेस्ट रेट आपका डाउन होगा, तो दोनों, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो मनी सप्लाई डाउन हो गया।
तो ये जो सर्कुलर फ्लो और एग्रीगेट डिमांड वाला हमारा इक्वेशन है, फिर हम लोग वहाँ से इसको समझ सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है उस इक्वेशन में आप जैसे C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स जो है, तो कोई भी आपका इक्वेशन जो है ये एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये माइक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज इसको बोलते हैं, इसमें एवरीथिंग इज डिफाइंड इफ वी लुक एट। तो इन्फ्लेशन, जब भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात आएगी तो ये इक्वेशन हम लोग ध्यान में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में मैं फिनेंशियल मार्केट में विल बी डीलिंग विद फिनेंशियल मार्केट। ओके, थैंक यू।